So we were discussing sampling designs. So what basically comes under sampling designs is कि uh, हम जो भी हमारा रिसर्च है उसको अपने जो सैंपल है, जो रिस्पोंडेंट्स है, या फिर कोई भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम अपने रिसर्च में एज अ सैंपल के तौर पे उसको यूज करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम अपने रिसर्च का जो डेटा है उसको एकदम प्रिसाइजली उसके उसी सैंपल के बेसिस पे हम उसको अपने रिसर्च में स्टेट करते हैं, राइट। सो उसके लिए एक एक सैंपल को अपना रिसर्च अगर हमें एकदम प्रिसाइज और एकदम पॉजिटिव आउटकम्स हमें उससे चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो सैंपल है वो सैंपल इतना प्रिसाइज, इतना इतना वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। उसका क्वांटिटी या फिर व्हाट डू वी से, उसकी उसकी उसके सभी एट्रीब्यूट्स एकदम एकदम प्रिसाइज होने चाहिए, एकदम प्रायर होने चाहिए, ऑन पॉइंट होने चाहिए। ओके। मतलब थ्रू आउट हमारा जो रिसर्च है उसमें हमारा जो सैंपल है उसको एकदम बारीकी से हमें उसको स्टडी करना है। उसमें कुछ भी किसी तरह से वेरिएशन आए या फिर किसी भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से उस पे कुछ उसका उसका इम्पैक्ट पड़े, ऐसा ऐसा नहीं होने देना। ओके। सो ये आता है सैम्पलिंग डिजाइन में। सेकंड इज ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन इज द डिजाइन uh, which basically performs a research or which basically considers a research which is completely carried out on the basis of the observations. Okay. एक रिसर्चर जो है और रिसर्चर को सेकेंडरी डेटा से अपना सपोर्ट अपनी रिसर्च की सपोर्ट के लिए डेटा मिल जाएगा, वो तो एक फेसेट हो गया इस बात का, उसका एक एक पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन उसका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, चीजों को देखने का उसका जो एक पर्सपेक्टिव है, उसका जो एक स्टैंस है, ठीक है, वो भी उसमें बहुत सारा रोल, मेजर रोल प्ले करता है, राइट। जो उसका टॉपिक ऑफ कंसर्न है या फिर जिस टॉपिक पे वो रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड उसमें इतना नॉलेज होना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड उसको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसकी जो उस चीजों को देखने की जो उसका सिनेरियो है या फिर उसका जो नजरिया है वो इतना वाइड और इतना ब्रॉड होना चाहिए कि उसको पर्सनली अपने लेवल पे उसको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस उसके पास होने चाहिए। एंड नॉट ओनली ही शुड कंप्लीटली रिलाई ऑन द सेकेंडरी डेटा, राइट। उसका खुद का भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तभी आगे चल के उसका जो रिसर्च है वो कंप्लीटली व्हाट डू वी से एक आइडियल रिसर्च कहलाएगा। ओके। ये आ गया ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में। थर्ड कैटेगरी आता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, स्टैटिस्टिकल डिजाइन कंसर्न्स विद द क्वेश्चन हाउ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदर्ड आर टू बी एनालाइज्ड। ओके। स्टैटिस्टिकल डिजाइन में होता क्या है कि जब हमारा रिसर्च पे हम डेटा एक्वायर करते हैं, राइट, वेदर इट मे बी सेकेंडरी और प्राइमरी, सो उस डेटा को एक्वायर करने के बाद हम उस डेटा को अपने रिसर्च में कैसे ऐड करें, या फिर उसको हम अपने रिसर्च में स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको फॉर्म्युलेट करें, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये सभी चीजें स्टैटिस्टिकल डिजाइन में कंसिडर होती है, राइट। जो डेटा हमारे पास आया है हम उसको एक प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करें और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको हमारे रिसर्च में ऐड करें या फिर उसको हमारे रिसर्च में स्टेट करें, ये आता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन में। एंड फाइनली फोर्थ आता है ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन में एक रिसर्चर है, रिसर्चर को अगर अगर एक एक आइडियल रिसर्च उसको बनाना है, तो एक इंडक्टिव कैटेगरी वाला एक प्रॉपर प्रिसाइज रिसर्च अगर उसको बनाना है, तो उसके लिए ना सिर्फ उसको नॉलेज होना जरूरी है, बट साइड बाय साइड उस रिसर्च के लिए उसको फील्ड वर्क भी उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए, या फिर उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी व्हाट डू वी से, जो भी उसका जो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशनल वर्क है, या फिर ग्राउंड लेवल पे जो उसका जो टास्क है, वो सभी टास्क को वो एकदम प्रिसाइजली या फिर एकदम बारीकी से उसको उतना तो भी नॉलेज होना चाहिए कि वो उन सभी टास्क को एकदम प्रॉपरली उसको मैनेज कर सके, राइट। ये आ गया ऑपरेशनल डिजाइन में। ओके। क्लियर एवरीवन? चारों कैटेगरीज समझ में आ गई? हेलो? Yeah, yeah, you ओके will ओके continue. Yes, ओके yes. ओके ओके। सो now we will move on towards the features of a good research design. एक आइडियल रिसर्च डिजाइन, एक रिसर्च डिजाइन को हम आइडियल कैसे मान सकते हैं? ओके। सो a research design appropriate for a particular research problem usually involves the following features: the mean of obtaining information,
Second, the availability and the skill of researcher and his staff, if any. Third, the objective of a problem to be studied. Fourth, the nature of a problem to be studied. Fifth, the availability of a time and money for the research work. So in short ये कहना चाहते हैं कि एक आइडियल रिसर्च को हम तभी आइडियल कह सकते हैं जब उसमें सभी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली, एकदम कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से, सोफिस्टिकेटेड, एकदम फॉर्मल तरीके से सभी चीजें उसमें मैनेज्ड। ओके, सो सबसे पहले आ गया व्हाट डू वी से, मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेस, टाइम, मनी। सो एक प्रॉपर रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए या फिर एक प्रॉपर रिसर्च डिजाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे जो सोर्सेस है वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए, एकदम ऑन पॉइंट होने चाहिए, ताकि उनसे जो डेटा हम एक्वायर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ रैंडम सा डेटा ना हो। और वो जो डेटा जितना प्रिसाइज्ड होगा उतना ही हमारे चांसेस ज्यादा है कि हमें हमारे रिसर्च से पॉजिटिव आउटकम्स मिले, राइट। नेक्स्ट थिंग इज टाइम एंड मनी। किसी भी रिसर्च को बेस लेवल से शुरुआत करने से पहले हमें ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में डाल लेनी चाहिए कि रिसर्च के लिए टाइम, मनी, नॉलेज, एफर्ट्स, एनर्जी, ये सारी चीजें लगती है। ओके, सो किसी इन ये सभी चीजें जो मैंने अभी मेंशन की, ये सभी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। ये सॉर्ट ऑफ एक चेन की तरह काम करती है, राइट। इनमें से कोई अगर एक भी फैक्टर है या फिर कोई एक भी पैरामीटर इनमें से चला जाए या फिर इनमें से कोई एक भी कड़ी टूट जाए तो वो रिसर्च किसी काम का नहीं रहता, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर कि कोई एक रिसर्चर है, उसके पास में सोर्सेज बहुत है, उसके पास में मनी भी बहुत बहुत है, जिसके जिसके बेसिस पे वो अपना रिसर्च एकदम इजीली कैरी ऑन कर सकता है, बट उसके पास टाइम की कमी है, राइट। वो अपने रिसर्च को देने के लिए उसके पास वो उतना एम्पल टाइम नहीं है जिस जिस जितनी उस रिसर्च को डिमांड है या फिर जितनी उस रिसर्च को रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इस केस में भले ही उसके पास में सोर्सेस हो, उसके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, फाइनेंशियल बैक सपोर्ट हो, बट टाइम की कमी उसके पास रहेगी। सिमिलरली अगर कोई पर्सन है, उसके पास सोर्सेस है, टाइम है, बट मनी नहीं है, तो उस केस में भी रिसर्च नहीं काम कर सकता। इन शॉर्ट इज कि कोई भी रिसर्च के लिए टाइम, नॉलेज, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स, ये सभी चीजें कलेक्टिवली चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ रिसर्चर एंड स्टाफ। जो रिसर्च करने वाला है उसको उस टॉपिक के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए, उसको उस टॉपिक के बारे में इतने इंसाइट्स होने चाहिए कि वो उस रिसर्च को एकदम इजीली कन्वे कर पाए। कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा रिसर्च कैरी ऑन करे जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है, उस केस में वो रिसर्च तो कर पाएगा, लेकिन उस रिसर्च में से वो सामने वाले तक क्या कन्वे करना चाहता है ये वो उस सामने वाले को प्रूव नहीं कर पाएगा, राइट। सो इट्स बेटर टू चूज अ रिसर्च टॉपिक which is of our own concern, okay, or the topic which we like the most. Most prominently we should choose a topic from the realm which we belong. हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड से हमें मोस्ट ऑफ अपना रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहिए। ओके, या फिर हमारे रिसर्च में जो लोग हमारी मदद करने वाले हैं, हमारे रिस्पोंडेंट्स हो या फिर हमारे कोलिग्स हो या फिर व्हाट डू वी से हमारा कोई व्हाट डू वी से कोई को रिसर्चर हो, उसको भी उस टॉपिक के रिलेटेड उतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना कि हमारे पास है, राइट। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडी। ओके, ठीक है, रिसर्च करना ये बात तो अलग हो गई, लेकिन हमें एक्चुअली किस प्रॉब्लम पे काम करना है या फिर प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद भी उस प्रॉब्लम को किस तरह से डील करना है, या फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमें आंसर चाहिए या फिर जिस आंसर को हम सीख कर रहे हैं, जिस आंसर को हम ढूंढ रहे हैं, उस आंसर को हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में कैसे अपने रिसर्च पेपर में ऐड करें, या फिर हम एक्चुअली किस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं ये सामने वाले को हमें कन्वे करना है, तो वो हम कैसे कन्वे करें या फिर हम कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको कन्वे कर पाए। इस चीज पे मैक्सिमम फोकस अगर करेंगे तो ही हमारे रिसर्च को एक प्रॉपर आइडियल रिसर्च डिजाइन माना जाएगा, राइट। सो ये हो गया फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। ओके, क्लियर एवरीवन, प्लीज डू रिस्पॉन्ड। Yes. यस, ओके। सो इसके अलावा भी और ऐसी दो कैटेगरीज है जिसके बारे में हमारे बुक में नहीं लिखा गया, बट आई थॉट यू ऑल शुड बी नोइंग अबाउट दिस टू कैटेगरीज जस्ट फॉर एडिंग a bit knowledge, extra knowledge to you. Okay,
सो दो ये कैटेगरीज है, ये इनमें से एक है कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन एंड सेकंड है जीरो जीरो रिलेशन डिजाइन। सॉरी, एक्चुअली तीन है। तीसरा है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन जो है वो बेसिकली हेल्थ केयर मैनेजमेंट की या फिर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में काम करते हैं जो लोग, ये पर्टिकुलरली उन उन लोगों से डील करता है ये कैटेगरी। ओके, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन उसके नाम में उसका ये कौन सी कैटेगरी से डील करता है उसके बारे में ब्रीफली बताया गया है, राइट। सो ये जो कोरिलेशन है उसमें कहा गया है कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट रिसर्चर डेवलपिंग देम बिटवीन, ओके, एंड analyzes whether the positive or negative relation। ओके, सो कोरिलेशन में होता क्या है कि एक रिसर्चर जो है वो दो वेरिएबल्स जो है, फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है इसको एस्टेब्लिश करता है। उस रिलेशन के बेसिस पे आगे चल के उस रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकलेगा, या फिर उससे उसके बेसिस पे आगे चल के इस रिसर्च से हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताता, या फिर उसके बारे में उस रिसर्च में वो कुछ भी मेंशन नहीं करता। जस्ट दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को वो डेवलप करता है और उस रिलेशन को वो एक्सप्लेन करता है, राइट। ये हो गया कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। सो कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक पॉजिटिव वेरिएबल, एक नेगेटिव वेरिएबल। पॉजिटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसमें डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो पैरेलल एक सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, राइट। ये दोनों का भी व्हाट डू वी से मोटो एक ही होता है, ये दोनों भी एक पैरेलल डिजाइन में चल रहे होते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, लेकिन ये दोनों भी एक पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि ये अपने आप ही अपने 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 तरीके से रिसर्च फाइंडिंग जो है उसको अपनी अपनी तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें पॉजिटिव वेरिएबल्स में दोनों फैक्टर्स जो है, दोनों वेरिएबल्स है, कंसिस्टेंटली पैरेलल चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ट्रेनिंग एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो इवेंचुअली उसकी प्रोडक्टिविटी में उसका इफेक्ट दिखाई देता है, राइट। सो इस केस में क्या हुआ कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग द इंडिविजुअल ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब एक एम्प्लॉय को या जब एक फ्रेशी को ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बाद ही उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उसमें स्काई रॉकेट देखने को मिलेगा, राइट। सो ये मतलब एकदम ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। किसी 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 पर्सन को किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसको सीधा अंदर लाके उसको काम पे लगा दिया तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट ऑन आइल साइड जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको काम दिया जाएगा तो उसके काम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, राइट। सो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड एक साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है, ओके। सो ये हो गया पॉजिटिव वेरिएबल। नेगेटिव वेरिएबल में क्या होता है कि दोनों चीजें एकदम डिफरेंट डिफरेंट चल रही होती है, राइट। एक एक चीज ए पे चल रही होती है तो दूसरी एकदम जेड पे चल रही होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी देखो कि excess stress increases the excess stress can reduce the productivity of the employee। इन दोनों चीजों का कुछ भी संबंध नहीं आता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी देखो, मतलब स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी कम करने का एक फैक्टर हो सकता है, बट ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिसाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है, ओके। स्ट्रेस या फिर प्रोडक्टिविटी कम होने के डिफरेंट डिफरेंट फेसेट्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम होने पर, ठीक है। जैसे कि व्हाट डू वी से उसकी उसको उस काम में मन नहीं लगता, ठीक है। दैट वर्क इज ऑफ नो इंटरेस्ट ऑफ हिम, ओके। ये हो गया एक बात। सेकेंडली, उससे फोर्सफुली वो काम करवाया जा रहा है, राइट। थर्ड, उस काम से रिलेटेड उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ओके। उसकी वजह से भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी से मतलब जस्ट गेट इट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो स्टेटमेंट है कि एक्सेस स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, राइट। ये कोई एक ऐसा प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं है, ये दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे चल रही है। प्रोडक्टिविटी कम होने के डिफरेंट कुछ और भी ये हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। मतलब स्ट्रेस बढ़ना ये एक पॉसिबिलिटी है,
लेकिन ये सोल पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। ये एक ही ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके बेसिस पे प्रोडक्टिविटी को हम जज कर सके। प्रोडक्टिविटी कम होने को जज करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट। तो ये हो गया निगेटिव वेरिएबल। और दूसरा कैटेगरी आता है जीरो जीरो रिसर्च डिजाइन। जीरो रिसर्च डिजाइन में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट में लूं कि productivity of an employee deals with his height or deals with his weight or deals with his physical appearance. So ये स्टेटमेंट कितना लेजिट लगता है आप लोगों को? किसी किसी इंडिविजुअल का उसका हाइट, उसका वेट, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीजें उसकी प्रोडक्टिविटी पे व्हाट डू वी से इन्फ्लुएंस करती है। इस बात से आप कितने लोग सहमत हैं? हेलो हेलो। हाँ भैया। So what I am trying to say और कोई is नहीं है क्या क्लास में? योगेश, मेरे 6 ख्याल ही से लोग हैं। Okay, कोई okay, नहीं no रहा। worries. Anyways. So what I'm trying to say is कि प्रोडक्टिविटी कम होने के लिए किसी एम्प्लॉय की हाइट, वेट या फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली जो हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट था उसमें एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी तो भी थी कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने के लिए स्ट्रेस, एक्सेस स्ट्रेस एक कारण हो सकता है। लेकिन इस केस में जो नल नल व्हाट डू वी से जीरो जीरो रिसर्च डिजाइन जो है ये कैटेगरी, इसमें जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम होने के लिए उसकी वेट, उसकी हाइट, उसका फिजिकल अपीयरेंस रिस्पॉन्सिबल है, इसमें इसका मतलब कुछ भी मतलब ही नहीं बनता। एटलीस्ट जो प्रीवियस कैटेगरी थी उसमें उसका कुछ एक पॉसिबिलिटी, उसका कुछ एक एटलीस्ट एक लेजिट स्टेटमेंट तो भी बन रहा था। लेकिन इसमें उसका कुछ भी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही डेवलप नहीं हो रहा। सो उसको कहते हैं जीरो कैटेगरी, सॉरी जीरो डिजाइन रिसर्च। ओके, जीरो रिसर्च डिजाइन ये हो गया हमारे रिसर्च डिजाइन की कैटेगरीज। नेक्स्ट इज एरर्स इन रिसर्च डिजाइन। ओके, सो एक्चुअली एक एरर होता क्या है कि एक error can be anything or any condition which can hamper or hinder our research at any stage. Okay, so what I'm trying to say is कि जो एक एरर होता है, एरर एक ऐसी चीज है या फिर एक एरर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज, मतलब उसको कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी स्टेज पे या किसी भी कंडीशन पे किसी भी टाइम पे हमारे रिसर्च को एक हर्डल तैयार कर सकती है या फिर हमारे व्हाट डू वी से हमारे रिसर्च के लिए एक रोड़ा बन सकती है, राइट। हमारे रिसर्च को स्टॉप कर सकती है। सो कैसे कौन कौन से ऐसे रिसर्च है जो पोटेंशियल कैटेगरीज है जो एक रिसर्च को स्टॉप करने की एबिलिटी रखते हैं? तो पहला है पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर। पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर में ये होता क्या है कि ओकर्स व्हेन द रिसर्चर डज नॉट अंडरस्टैंड हु दे शुड सर्वे। इसमें होता क्या है पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर में, जबकि एक रिसर्चर को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली उसको कौन सी कैटेगरी पे या फिर कौन से रिस्पोंडेंट्स पे उसको फोकस करना चाहिए। ये जब उसको पता नहीं होता तो वो पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर इस कैटेगरी में आ जाता है, राइट। जबकि रिसर्चर को पता ही नहीं है कि उसको कौन सी कैटेगरी को हाईलाइट करनी है या फिर वो कौन से कैटेगरी से पर्टिकुलरली लोगों को चूज करना चाहता है रिस्पोंडेंट्स के बेसिस पे। अगर ऐसा है तो उसको उसके रिसर्च से कभी भी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं मिलेंगे। ओके, ये हो गया पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग ऑन सैंपल फ्रेम एरर। जो हमारा सैंपल है वो सैंपल इतना पर्टिकुलर, इतना स्पेसिफिक होना चाहिए सिंस द बिगिनिंग। हमारा जो रिसर्च है उसकी स्टार्ट से ही हमारा सैंपल इतना प्रिसाइज्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, शेप, मतलब सभी 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 फैक्टर, सभी एस्पेक्ट से हमारा जो सैंपल है एकदम प्रिसाइज्ड होना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। उसका जो मेजरमेंट है उसमें भी हमें कम ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर कम ज्यादा करते हैं तो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और ये सैंपलिंग एंड सैंपल फ्रेम एरर में आ सकता है ये कैटेगरी। नेक्स्ट है सिलेक्शन एरर। सिलेक्शन एरर में होता क्या है कि जब
हेलो। हाँ, तो सिलेक्शन एरर में होता क्या है कि जब एक रिस्पोंडेंट को ही पता नहीं होता या फिर एक रिसर्चर को ही जैसे कि हमने पहले कैटेगरी में देखा कि रिसर्चर को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली कौन से लोगों को या फिर कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को सर्च कर रहा है अपने रिसर्च के लिए। वैसे ही इस कैटेगरी में होता क्या है कि जो अपना रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट को ही पता नहीं होता कि वो एक्चुअली वो रिस्पॉन्ड किस लिए करने वाला है या फिर एक्चुअली वो उसको रिस्पोंडेंट्स कौन सी चीज के लिए बनाया गया है। जब उसको यही पता नहीं होता तो वो आता है सिलेक्शन एरर में। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिफ्यूजल एरर। रिफ्यूजल एरर में होता क्या है कि जब कोई रिस्पोंडेंट्स हमें कंप्लीटली डिनायल मोड में लेके जाता है, जब वो हमें किसी भी चीज का आंसर देने के लिए कंप्लीटली डिनाई करता है। ठीक है, मतलब हम उसको पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रिसर्च रिसर्च करने के लिए मैं बाहर निकला हूँ, मैंने किसी एक आदमी को पकड़ा और मैं उसको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बट मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो मुझे कंप्लीटली डिनायल मोड में लेके जा रहा है। लाइक वो मुझे एंटरटेन ही नहीं करना चाहता, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, या फिर व्हाट डू वी से, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ अपने आप ही भोके जा रहा हूँ। राइट। सो ये जो एरर है उसकी वजह से बहुत सारी मिसगाइडिंग्स तैयार हो सकती है। मतलब रिस्पोंडेंट्स के मन में भी बहुत सारी मिसगाइडिंग्स तैयार हो सकती है, एज वेल एज जो रिसर्चर है उसके मन में भी बहुत सारी मिसगाइडिंग्स तैयार हो सकती है। तो ये आता है रिफ्यूजल एरर कैटेगरी में। ओके, एंड उसके बाद फाइनली आता है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर होता क्या है कि सॉर्ट ऑफ, अभी हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि अपना सैंपल जो होता है वो सभी चीजों से एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक रिसर्च ले रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, या फिर मेरी उसमें एक कमोडिटी है, एक एंटिटी है, या फिर एक चीज है जिसका मैं कंसिस्टेंट मेजर ले रहा हूँ, तो वो मेजरमेंट इतना प्रिसाइज होना चाहिए, इतना ऑन पॉइंट होना चाहिए कि मेरे थ्रू आउट रिसर्च में वो एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, ना कि वो कभी कभी अपने हिसाब से मैं उसको कम करूँ, कभी उसको ज्यादा करूँ। ठीक है। सो अगर कभी मेरे मेजरमेंट में कुछ फ्लॉ आता है, मेरे मेजरमेंट में कुछ मेस क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से भी मेरे रिसर्च में बहुत सा मेजर फ्लक्चुएशन आ सकता है मेरे रिजल्ट्स में। राइट। और ये कैटेगरी कंसिडर होती है मेजरमेंट एरर के तौर पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? हेलो। Yeah, ओके, सो yeah, ये clear. हो गया अपना यूनिट Yes, कंप्लीट। yes. अपना आज का यूनिट हो गया कंप्लीट। राइट। Okay, okay.